Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो IIT जैम 2024 फिजिक्स के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है मेरा, मैं आज है लेक्चर नंबर थर्ड। और इस लेक्चर नंबर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि हालांकि आप लोगों को मालूम भी है, इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या इक्वेशंस बनती हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, वो हम डिस्कस। इससे पहले दो लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें एक में मैंने डिस्कस किया डी ब्रोगली वेव्स को, और एक लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम 2024 फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए, तो ये जो लेक्चर्स हैं आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आप लोगों को पता है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है, ये क्या कहता है कि यदि किसी पार्टिकल के लिए हम पोजीशन को बोलें डेल्टा एक्स, या पोजीशन और मोमेंटम की वैल्यू निकालें किसी मोमेंट पर, किसी पार्टिकल के लिए हम की पोजीशन की वैल्यू और उसकी मोमेंटम की वैल्यू निकालें किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर, दोनों की एक्यूरेट वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती। अगर पोजीशन एक्यूरेट आ गया तो मोमेंटम में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, और अगर मोमेंटम एक्यूरेट आ गया तो मतलब पोजीशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी। तो इसी अनसर्टेनिटी के बेस पर इसको बोला जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, ये मैथमेटिकली ऐसे लिखा गया, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन टू। अब ये जो ज़रूरी नहीं कि हमेशा डेल्टा एक्स हो, ये मैंने एक्स डायरेक्शन में लिया है। अगर मान लो ये होता वाई में, तो इसको लिख देता डेल्टा पी वाई डेल्टा वाई। अगर ये जेड में होता तो डेल्टा पी जेड और डेल्टा जेड ऐसे लिख देता। अब ये जो एच कट अपॉन टू लिखा है, ये आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लास में इसको एच अपॉन टू पाई भी लिखा होगा। इस फॉर्मूला को आप कहीं पर देखोगे कि आप ये फॉर्मूला ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको, ये फॉर्मूला आपको ऐसा भी देख। तो ऐसा नहीं है कि ये एच कट ले लिया तो गलत हो गया, एच कट अपॉन टू ले लिया तो गलत हो गया। ये सेक ऑफ कन्वीनियंस, हमारी सुविधा के लिए हम, ऐसा हमें फिट बैठता है, मतलब जहाँ पर हमारी कैलकुलेशन ईजी हो रही होती है एच कट से, तो वहाँ पर हम एच कट ले लेते हैं। जहाँ पर हमारी कैलकुलेशन ईजी हो रही थी एच कट बाई टू से, तो वहाँ पर हम कैलकुलेशन कट बाई टू ले लेते हैं ना। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि अगर आप एच कट लिख रहे हो तो गलत हो गया, एच कट बाई टू लिख रहे हो तो गलत हो गया। फिलहाल ये एच कट जो है, इस एच कट की जो वैल्यू है वो होती है एच अपॉन टू पाई। अगर मैं एच कट बाई टू ले रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा एच अपॉन फोर पाई। सिर्फ एच कट लिख रहा हूँ तो वो बनेगा एच अपॉन टू पाई, जो कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। तो ये जो लिखा है डेल्टा पी और डेल्टा एक्स, पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, मोमेंटम सॉरी, और डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। अब ज़रूरी नहीं कि इसको हम केवल पोजीशन और मोमेंटम के लिए डिफाइन करें, इसको हम और भी चीज़ों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको एनर्जी और टाइम के लिए डिफाइन करना, एनर्जी की अगर अनसर्टेनिटी है डेल्टा ई, टाइम की अनसर्टेनिटी है डेल्टा टी, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स। इसी तरह से अगर एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजिशन के लिए लिखूँ, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजिशन के लिए क्या लिखूंगा, डेल्टा एल जेड और डेल्टा थीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू कट बाय टू। तो यहाँ डेल्टा एल जेड जो है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। डेल्टा थीटा जेड क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम तीन अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं पोजीशन और मोमेंटम, लीनियर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम। एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम। एक हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी और टाइम के लिए। अब ये जो हमने पढ़ा, वो भी मैंने आपको चीज़ बताई है अभी, इसके अंदर ये एक स्टेटमेंट है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है मतलब जैसे हम और लॉज वगैरह पढ़ते हैं और भी जो डेरिवेशंस पढ़ते हैं, तो वहाँ से एक रिजल्ट निकल रहा होता है, तो हमारे पास एक अच्छा खासा सबूत होता है कि हाँ साहब ये जो चीज़ कही गई है इसके पीछे सबूत है। ये तो एक स्टेटमेंट है कि साहब ऐसा है तो ऐसा हो। इस बात की क्या सत्यता है, मतलब ये कितनी बात सही है कितनी बात गलत है, तो कैसे समझे। तो इस बात को सही साबित करने के लिए कि ये जो हाइजेनबर्ग बात बोल रहे हैं ये सही है, के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। तो उन एक्सपेरिमेंट में से दो एक्सपेरिमेंट जो हैं वो इसको जस्टिफाई करते हैं। वो दो एक्सपेरिमेंट के नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं।
ना, उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सपेरिमेंट में क्या था, क्यों था। सिर्फ नाम आप ध्यान रखना कि ये एक्सपेरिमेंट जस्टिफिकेशन है किसका, हाइजेनबर्ग एक्सपेरिमेंट या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, एक है डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नैरो स्लिट, नैरो स्लिट से इलेक्ट्रॉन्स का डाइफ्रैक्शन। ये किस बात को जस्टिफाई करता है कि हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो सही रहा है, हाइजेनबर्ग जो है वो सही। फिर फाइंडिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिसाइड करना, ये एक्सपेरिमेंट। और एक डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नैरो स्लिट, ये एक्सपेरिमेंट, ये दोनों इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है वो एकदम सही है। यहाँ पर जो पीछे मैंने वैल्यू लिखी थी एच कट, ये एच कट किसके बराबर था, एच अपॉन 2 पाई। एच कट अपॉन 2 जो है, एच कट अपॉन 2 पाई था, तो इसकी वैल्यू आप याद रखना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में काम आएगी। तो एच कट की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ये एच की वैल्यू है 6.64 इंटू 10⁻−34, और नीचे होगा कितना, 2 पाई। 2 पाई का मतलब 2 इंटू 3.14। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आता है 1.054 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आप याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगी आप ना। मतलब आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, 6.64 वाली और 2 पाई वाली इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ये यहाँ पर ऊपर लिंक दिया हुआ है, लिंक को फॉलो करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नाम लिखा हुआ है, बता देता हूँ, और भी ये लिखा हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक बात हो गई थ्योरी की। अब मैंने कहा इसके एप्लीकेशंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो 4 प्रिंसिपल हैं, 4 एप्लीकेशंस हैं जिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है। एक है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, एक है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, और एक है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। अब इनके डेरिवेशन के पीछे तो हम जाएंगे नहीं, हम सीधे सीधे रिजल्ट की बात करेंगे कि किसका क्या रिजल्ट है। पहली चीज़, जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है इस बात को बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर नहीं, इलेक्ट्रॉन कैन बी साइड इन न्यूक्लियस। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, इसका डेरिवेशन है, मैं आपको उसका समरी बता देता हूँ। कि जब हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो फ्रॉम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आती है जब वो रिलीज होता है, अगर वो हम मान लें कि न्यूट्रॉन वो नाभिक के अंदर है, वो न्यूक्लियस के अंदर है और वहाँ से वो रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो आती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि बीटा डिके जो है ना, बीटा डिके, बीटा डिके एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं, उनकी एनर्जी की जो रेंज होती है वो 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपैरिजन में। तो इतनी हाई एनर्जी वाला पार्टिकल अंदर है ही नहीं, अंदर से तो एनर्जी कितनी आ रही है, 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है। एक बात तो ये जस्टिफाई करता है कौन, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। सेकंड आती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की हालांकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो आप बोर्स एटॉमिक मॉडल से भी निकालते हो, वहाँ से आंसर आता है 13.6। यहाँ पर भी आंसर जो आएगा वही 13.6 ही आएगा, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और जो रेडियस आएगी वो आएगी 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। पर एटॉमिक जो प्रिंसिपल है, बोहर एटॉमिक मॉडल है, उस बात को भी जस्टिफाई कर रहा है कौन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ से आपको जो रेडियस है आर मिनिमम, उसकी वैल्यू मिलती है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की, वो मिलती है 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर।
हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जिसको जीरो ऑर्डर एनर्जी भी कहते हैं या जिसको जीरो पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, की वैल्यू आती है 1/2 एच कट ओमेगा नॉट। की वैल्यू कितनी आती है? 1/2 एच कट ओमेगा नॉट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो ऑर्डर एनर्जी। फिर फोर्थ एप्लीकेशन इसका आता है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन लो स्टेट एनर्जी से हाई स्टेट एनर्जी में जाता है, लो स्टेट एनर्जी से हाई स्टेट एनर्जी में जाता है, तो वहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद वापस से कहाँ पर आ जाता है? लो। जितने टाइम पीरियड तक वो वहाँ पर रहता है, वहाँ पर हाई स्टेट एनर्जी में, वो टाइम पीरियड जिसमें वो वहाँ पर रुका हुआ है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं लाइफ टाइम। टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ टाइम। उस टाइम पीरियड में उसने मौज मस्ती कर ली वहाँ पर हाई एनर्जी स्टेट में, वहाँ पर मौज मस्ती कर ली। अब जब उसका ख़त्म हो गई एनर्जी, तो वापस कहाँ पर चल दिया? लो में, लो एनर्जी स्टेट। तो एनर्जी ख़त्म होने का मतलब है एनर्जी उसकी क्या हो गई? खर्च हो गई, एनर्जी उसकी स्पेंड हो गई, कंज्यूम हो गई। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है उस टाइम में, उस लाइफ टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम करता है, तो हम कहते हैं नेचुरल वेट। एनर्जी की जो रेंज आती है उस पर्टिकुलर टाइम में, जिसको मैं अभी लिख रहा हूँ 10⁻⁻, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेट। तो उस नेचुरल वेट की वैल्यू होती है 3.3 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन सब चीज़ों के पीछे डेरिवेशन है। डेरिवेशन आपसे कोई पूछना नहीं, ठीक है? डेरिवेशन तो आपसे कोई पूछना नहीं, आपको ये सीधे सीधे जो रिजल्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया हुआ है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच कैन बी यूज टू ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग? एक इलेक्ट्रॉन की स्मॉलेस्ट एनर्जी बताइए जिसका यूज़ किया जा सकता है एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग है। साइज का मतलब उसकी जो वेवलेंथ है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, उसको देखने के लिए इसमें क्या करेंगे? जो पोजीशन अनसर्टेनिटी है वो किसका काम कर रही है? वो काम कर रही है वेवलेंथ। सबसे पहले तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या? मोमेंटम। तो उस मोमेंटम की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे? एनर्जी। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप क्या करोगे? आप लिखोगे P इक्वल्स टू क्या होता है? ए पी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा। भाई छोटा पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो। पी की वैल्यू कितनी हो गई? पी की वैल्यू हो गई 6.64 इंटू 10 पावर, ये कितना हो गया? -34 अपॉन ये कितना हो गया? 10⁻⁻10। यहाँ से सॉल्व किया तो क्या आंसर आ गया? 6.62 और 6.64 इंटू 10 पावर, ये कितना हो जाएगा? -20 बन गया, ठीक है? -23, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.1 से भी। अब मेरे को एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी के लिए मैं क्या करूँगा? ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो क्या आएगा? 6.64 इंटू 10⁻³ 23 स्क्वायर अपॉन 2m। एम किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता गया। इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻30 से सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 15.1 इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन 15.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो ये क्वेश्चन हुआ पड़ा है, नहीं तो ये फिर ही अटकेगा। अब यहाँ पर मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर मैंने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का भी यूज़ किया है। मैंने तो यहाँ पर जो एक फोटोन की वेवलेंथ है या जो स्मॉल पार्टिकल की वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन है उसका यूज़ करके सोल्व कर दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ 4.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन आर साइमल्टेनियसली डिटरमाइंड। दोनों की वैल्यू साइमल्टेनियसली निकाली जाती है। यहाँ पर एनर्जी दे रखी है। इफ़ इट्स पोजीशन इज लोकेटेड टू विद इन 1.1 मास आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि डेल्टा एक्स जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 1.1 आर्म, 1.1 इंटू 10⁻⁻10। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम? इसकी मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो हमें बतानी है। सबसे पहले तो ये जो डेल्टा एक्स है, यहाँ डेल्टा एक्स का यूज़ करके मैं क्या निकाल सकता हूँ? डेल्टा पी।
डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच कट अपॉन 2 डेल्टा एक्स। एच कट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 1.054 इंटू 10⁻34 अपॉन 2, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 1.1 इंटू 10⁻। यहाँ से सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है डेल्टा पी की 4.7 इंटू 10⁻25, ये वैल्यू आती है। ठीक है, ये आ गया अनसर्टेनिटी। आपसे पूछा है परसेंटेज, तो परसेंटेज आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल वैल्यू और चाहिए मोमेंटम की। अगर आपको परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो अब इनिशियल वैल्यू कहाँ से लाओगे, तो इनिशियल वैल्यू लाने के लिए आपको ये एनर्जी दी हुई है। एनर्जी की वैल्यू के फॉर्म में मोमेंटम कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2m। पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनटू एनर्जी, एनर्जी आपको ये दे, यहाँ पर ये सारी वैल्यू रखो 2 MeE के। ME का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको रखना है, E का मतलब है आपको जो ये एनर्जी है वो रखनी है। तो वो एनर्जी किस में रखोगे, 4.4 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करोगे 1.6 इंटू 10⁻−19 को। तो मतलब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस है नहीं। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा 3.17 इंटू 10⁻−23, ये आंसर आएगा। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकाल रख दो। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, 4.7 इंटू 10 ये है -25। के बाद पी की वैल्यू कितनी है, 3.57 टू 10⁻−20 इंटू क्या करोगे 100 परसेंटेज में निकाल रहे हो तो ये आंसर आ जाएगा 1.34%। ये आंसर क्या आ जाएगा, 1.3। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत तो आपका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि परसेंटेज अगर निकालना है तो उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब परसेंटेज निकालने के लिए आपको एक तो चेंज चाहिए और एक इनिशियल वैल्यू चाहिए। इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए मैंने वो फार्मूला यूज़ कर दिया। थोड़ा बहुत जो फार्मूला वाला ज्ञान है होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन फंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन एटॉमिक स्टेट हैज़ अ लाइफ टाइम। अब यहाँ पे लाइफ टाइम दे दिया, लाइफ टाइम दे दिया मतलब डेल्टा टी की वैल्यू दे दी। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 10 म्यू सेकेंड। 10 म्यू सेकेंड मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 मैं लिख सकता हूँ। ये 10 इंटू 10⁻⁻6। फाइंड द नेचुरल लाइन विड्थ, तब कि हमें डेल्टा ई की वैल्यू पूछी। जैसा फार्मूला लगाओ, डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू कट अपॉन 2। डेल्टा ई जो है वो क्या हो जाएगा, एच कट अपॉन 2 डेल्टा टी। ये तो आंसर भी वही आएगा जो मैंने तुम्हें बताया था ना सर, वही आएगा जो मैंने तुम्हें बताया था। तो हमें क्या पूछा है, नेचुरल लाइन विड्थ। अब यहाँ पर ये नेचुरल लाइन विड्थ देखो, आपको यूनिट देखो हर्ट्ज में दी हुई है, हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज किलो हर्ट्ज किलो हर्ट्ज। तो इसका मतलब एनर्जी तो नहीं निकलवा रहे, हमसे निकलवाई जा रही है फ्रिक्वेंसी। तो अब मेरे को ये फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि ई बराबर होता है एच न्यू। तो डेल्टा ई बराबर होगा एच डेल्टा न्यू। मैं इस फॉर्मूला में क्या चेंज करूँगा, यहाँ लिख दूंगा एच डेल्टा न्यू, और ये एच कट को मैं लिख दूंगा एच अपॉन 2 पाई, जो कि हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई। ये होगा एच अपॉन 4 पाई और डेल्टा टी। एच से एच कैंसिल हो गया, तो डेल्टा न्यू की वैल्यू हो गई 1/4 पाई डेल्टा टी। अब मैं यहाँ पर मेरी वैल्यू रख के आंसर निकाल लूँगा। तो डेल्टा न्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई, यानी कि 4 इंटू 3.14। डेल्टा टी की वैल्यू 10⁻⁻6 को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 7.96 किलो हर्ट्ज। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 7.96 किलो हर्ट्ज। फिर आ गया क्या, वो एक बार यार, मैं बात नहीं, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन अ स्पेस ऑफ लीनियर डायमेंशन। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, 10⁻⁻10 ना। तो हमें निकालना है डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच अपॉन 2 डेल्टा एक्स। यहाँ से वैल्यू निकालो, एच कट कट अपॉन 2 डेल्टा एक्स, तो 1.054 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना हो गया, 10⁻⁻10। सॉल्व करो, कितना आंसर आ जाएगा, 5.31 टू 10⁻⁻25। ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। हालांकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डैम के एग्जाम में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर हमें तो करने पड़ेंगे।
आते हैं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, चांसेस रहते हैं आ जाए, पर आएंगे तो वो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं वो दिखा दिए मैंने आपको। उसके अलावा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ लिया क्या हमने? कॉम्पटन इफेक्ट। इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से बनते हैं एग्जाम में वो हम, और पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम बोहर्स एटॉमिक हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक